Very good morning, dear students. In today's class, I am going to teach you function of noun. You may also call it use of noun, and the other one will be slang and superfluous uses of noun. And in the last one, we completed noun and case. And I told you to do all the homework that is given in the study material or content in the form of assignment. मैंने आपको कहा था पिछले क्लास में कि नाउन एंड केस के सभी असाइनमेंट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले, लेकिन उसमें एक चीज ऐड करना था जो आज के इस क्लास में आपको बताने जा रहा हूं। फंक्शन ऑफ नाउन एंड स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस यूजेज ऑफ नाउन, ये दोनों जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब नाउन एंड केस के जितने सेंटेंस करेक्शन है उन्हें बना पाएंगे। फिलर तो आप बना लेंगे पिछली क्लासेस के बेस पर, लेकिन स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस बिना पढ़े नाउन एंड केस का सेंटेंस करेक्शन आपसे नहीं बनेगा। तो पहले इस वीडियो को देख लें, नोट कर लें, याद कर लें, तब स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस यूज ऑफ नाउन बनाएं। फिर उसके बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से नाउन एंड केस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आसानी से आप बना लेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ नाउन या फंक्शन ऑफ नाउन। ऐसे तो आप नाउन के काइंड्स पढ़ लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन, तो अधिकाधिक स्टूडेंट्स को परेशानी यहाँ होने लगती है कि नाउन का फंक्शन क्या है या नाउन का यूज क्या है, प्रयोग क्या है। आइए आज के क्लास में डिटेल्ड में जानेंगे कि हम नाउन का क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, यह क्या फंक्शन करता है। तो नाउन के कई फंक्शंस हैं, कई रूल्स मिलेंगे आपको। 5 रूल्स आपको मिलने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज, यह करता क्या है, तो एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस सेंटेंस के अंतर्गत इज वर्ब का सब्जेक्ट है ऑनेस्टी, जो कि एक नाउन है। यह है नाउन और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। इन द सेकेंड वन, रिशु गोज देयर, यानी यहां जो गोज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट रिशु नाउन है और यह रिशु नाउन यहां काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो आपने सीखा कि नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, यानी यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है। इसका सेकंड रूल आता है कि इट इज यूज्ड as the object of a verb, और यू कैन से एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। यह किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब लिखें या एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब भी लिख सकते हैं। जैसे ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदा। पूछिए क्या खरीदा। बॉट जो वर्ब है, यह अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। इससे पूछिए क्या खरीदा, तो एक किताब, और यह है क्या, तो नाउन। काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का और यह है क्या, नाउन। शी हेल्प्ड हर फ्रेंड, शी हेल्प्ड हर फ्रेंड, यहां हर फ्रेंड में फ्रेंड नाउन है जो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। है यह नाउन, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, और इसका ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया हेल्प्ड है। तो आपने सीखा कि नाउन सब्जेक्ट का काम करता है और नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है। अगला काम इसका होता है, यह सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। द वर्ड विच कैन कंप्लीट एन इनकम्प्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द जो किसी वाक्य को पूरा कर दे उसे हम पूरक कहते हैं। तो यह पूरक का काम करता है, यानी यह सेंटेंस में आकर के उसे अर्थपूर्ण कर देता है, मीनिंगलेस से मीनिंगफुल कर देता है। ही इज अ टीचर, तो ही इज अ टीचर में टीचर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए यह कॉम्प्लीमेंट है यह नाउन काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। शी इज द डॉक्टर, इस वाक्य में डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है
है यह क्या? तो नाउन। अब आप कई बार स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा। सेंटेंस में से यदि आप ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तब भी वह अर्थपूर्ण होगा, उसका अपना अर्थ होगा, लेकिन जब आप कॉम्प्लीमेंट को हटा देंगे तो वह निरर्थक हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। ही इज अ टीचर में से टीचर हटा दीजिए, बचा ही इज अ, मीनिंगलेस, कोई अर्थ नहीं। सी इज अ डॉक्टर में से डॉक्टर को हटा दीजिए, बचा सी इज अ, कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमने हटा दिया अ बुक, ही बॉट। अ बुक हटा देने पर बचा हमारे पास ही बॉट, उसने खरीदा। उसने खरीदा, यह अर्थपूर्ण है, उसने खरीदा। इसका अर्थ है, यानी जिसे हटा देने पर भी सेंटेंस का अर्थ निकले, जो मीनिंगफुल हो, जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें वर्ब हो, वह पार्ट ऑब्जेक्ट होता है। हटा जिसको आपने हटाया है वह ऑब्जेक्ट है, और जो आपके पास बचा हुआ है वह सब्जेक्ट और वर्ब है। लेकिन जिसको हटाने पर सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाए वह कॉम्प्लीमेंट है। फिर देखें, सी हेल्प्ड हर फ्रेंड, सी हेल्प्ड बचेगा अगर आप हर फ्रेंड हटा देते हैं तो सी हेल्प्ड, वह मदद की, वह मदद की। मैं गया, वह आया। थोड़ा अटपटा होगा क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब सेंस रखता है ऑब्जेक्ट का, बिना ऑब्जेक्ट के इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद यह अर्थ अपना रख रहा है। तो इस तरह से आप अंतर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। दूसरा अंतर, ऑब्जेक्ट किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है, किसी प्रिंसिपल वर्ब का ही होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐसी बात नहीं है, यह ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज किया जाता है। तो इस दो तरीके से आप आसानी से अंतर कर लेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, यानी नाउन किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अब यह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे होगा? तो किसी प्रेपोजिशन के ठीक बाद में आकर के, किसी प्रेपोजिशन के ठीक बाद में आकर के यह प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे कुत्तों से डर लगता है, तो इस वाक्य में ऑफ एक प्रेपोजिशन है और डॉग्स उस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सी इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, और सी इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग से बेहतर वर्ड यहां होगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सी इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, यहां पर टीचिंग जो है ये जेरंड फॉर्म में है, इसे हम जेरंडियल नाउन भी कहते हैं, जेरंड के फॉर्म में आया, बट इंग्लिश यहां क्लियरली नाउन के फॉर्म में आ रहा है, और यह इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यह इस इन प्रेपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, एज द ऑपोजिशन ऑफ ए नाउन। अब ये अपोजिशन आप राजनीति वाला अपोजिशन नहीं समझ जाएंगे या गेम वाला अपोजिशन नहीं समझ जाएंगे। यह अपोजिशन सटीकता को व्यक्त करता है। अपोजिशन क्या है? जब दो नाउन एक साथ आते हैं और दूसरा नाउन पहले नाउन की चर्चा को स्पष्ट करता है, तो वह एक दूसरे के अपोजिशन में होते हैं, वे एक दूसरे के अपोजिशन में होते हैं, और वह पहले वाले का अपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा, आई लव माई कंट्री। अगर हम इतना ही बोलें कि आई लव माई कंट्री, तो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मैं किस देश की बात कर रहा हूं, आई लव माई कंट्री। लेकिन हम कहते हैं कि आई लव माई कंट्री इंडिया, तो माई कंट्री को और क्लियर करने का काम इंडिया ने किया, यानी माई कंट्री का अपोजिशन इंडिया है। आई लव माई कंट्री इंडिया, तो माई कंट्री, माई कंट्री, माई कंट्री के अपोजिशन के रूप में, माई कंट्री नाउन के अपोजिशन के रूप में इंडिया का यूज किया गया। आप समझ गए होंगे कि इंडिया यहां आने से सेंस क्लियर मिल गया। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज अ वेरी पॉपुलर लीडर। नरेंद्र मोदी इज अ पॉपुलर लीडर, इतना कहें तब भी क्लियर है, लेकिन और क्लियर, कौन कौन नरेंद्र मोदी? तो द पीएम ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी नाउन को और स्पष्ट करने का काम किया द पीएम ऑफ इंडिया ने, यानी यह नरेंद्र मोदी शब्द का अपोजिशन है।
तो मैं मानता हूं कि आप अपोजिशन को समझ गए होंगे। ये मेन अपोजिशन है। अब इन्फिनेटिव वगैरह भी अपोजिशन में यूज होता है, लेकिन छोड़ेंगे, ज़रूरत नहीं है। अब इसी चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस यूजेस ऑफ नाउन। अब आप सीखने वाले हैं स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस यूजेस ऑफ नाउन। नाउन का कौन सा यूज है जो स्लैंग हो जाएगा? विच वन इज कॉल्ड स्लैंग? द वर्ड which is commonly not accepted in standard English or in literature but commonly used in colloquial English is called slang। यानी वह जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसे स्टैंडर्ड इंग्लिश, जिसे फॉर्मल इंग्लिश एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसे लिटरेचर में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन कॉमन बोल चाल में सुनने को मिलता है, प्रयोग किया जाता है, वही स्लैंग है। तो आगे हम स्लैंग और सुपरफ्लूअस पढ़ने वाले हैं। अब हम कहें कि सुपरफ्लूअस क्या है, तो हिंदी में अनावश्यक कहेंगे, जो रेडंडेंट है, जिसकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरीली यूज्ड है, सेंटेंस में से हटा देने पर भी मीनिंग अफेक्ट नहीं होता, वही सुपरफ्लूअस होता है। तो अब आप सीखने वाले हैं स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस यूजेस ऑफ नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामिनेशंस में इससे प्रश्न दिए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें यह है कि रोज अंग्रेजी बोल चाल में जो मिस्टेक्स आपसे होते हैं, इसे याद कर जाने के बाद नहीं होंगे। मैं आपको 26 स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस कंबाइंड करके बताने वाला हूं, जिसे याद कर जाने के बाद आपको लगेगा अरे इतनी गलतियां मैं करता था, ऐसी ऐसी गलतियां मेरे से होती थी और मैं जानता ही नहीं था, मुझे लगता था कि मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो इस क्लास के लास्ट में, इसके जस्ट बाद आप सीखने वाले हैं कि वे कौन सी 26 गलतियां हैं जो आप अपने स्पीच में रोज करते हैं। आइए उसे सीखते हैं। ये रहा आपके सामने डेफिनेशन। स्लैंग इज द यूज ऑफ इनफॉर्मल एंड नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट आर अवॉइडेड इन फॉर्मल और लिटरेरी इंग्लिश। जिसे हम फॉर्मल इंग्लिश में, जिसे हम लिटरेरी इंग्लिश में अवॉइड करते हैं, यह स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर पाता है। सुपरफ्लूअस क्या है जो मैं आपको बोल गया हूं, वही है यहाँ। अ वर्ड और एक्सप्रेशन इज सेड टू बी सुपरफ्लूअस when it is unnecessary and can be removed without affecting the meaning of the sentence or the meaning of a sentence। एक एक एग्जाम्पल दोनों पर ले लेते हैं। He is in teaching line, he is in teaching line। आप रोज सुनते होंगे, भाई कुछ शिक्षक भी बोलते हैं कि आई एम इन टीचिंग लाइन। सही है, बोलने दीजिए, क्योंकि वो अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं। इंग्लिश ग्रामर उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है। हो सकता है वे साइंस के शिक्षक हों, किसी अन्य विषय के शिक्षक हों, लेकिन अगर कोई इंग्लिश के टीचर ऐसा कहें कि ही आई एम इन टीचिंग लाइन और ही इज़ इन टीचिंग लाइन, तो ये थोड़ा सा तो जरूर ही चिकोटी काटता है। ऐसी चीज़ें चिकोटी काट जाती हैं, इसलिए अंग्रेजी के शिक्षक को बचना चाहिए, टीचर ऑफ इंग्लिश को ऐसा कहने से बचना चाहिए। ही इज़ इन टीचिंग लाइन नहीं कहना है, आपको कहना होगा ही इज़ इन टीचिंग प्रोफेशन, ही इज इन टीचिंग प्रोफेशन। और सुपरफ्लूअस यानी रेडंडेंट का एग्जाम्पल देख लें। इट इज माई फाइनल कंक्लूजन दैट आई विल नॉट गो देयर, इट इज माई फाइनल कंक्लूजन दैट आई विल नॉट गो देयर। सुपरफ्लूअस क्या है? जो रेडंडेंट है, जो अननेसेसरीली यूज्ड है, जिसको हटा देने से मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही रेडंडेंट है, वही सुपरफ्लूअस है। तो आप देखें, इट इज माई फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन कब आता है? आप विचार मंथन करने के बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। अब इसमें फाइनल क्यों, क्या जरूरत है यहाँ फाइनल शब्द की? तो कंक्लूजन के साथ फाइनल शब्द का इस्तेमाल ही सुपरफ्लूअस हो जाता है, रेडंडेंट हो जाता है। इसे हटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और सेंटेंस करेक्ट है। इट्स माई कंक्लूजन दैट आई विल नॉट गो देयर। यही मेरा निष्कर्ष है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब उन 26 गलतियों को आप सीखने वाले हैं, जिसे प्रायः लोग रोज अपनी बोलचाल में करते हैं। स्लैंग, सुपरफ्लूअस और इसका स्टैंडर्ड यूज। कई बार हम लोग जल्दबाजी में कह देते हैं कि जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो,
लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहने से बचना चाहिए। हो सकता है कि वह ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग सही भी हो, लेकिन इंग्लिश स्टैंडर्ड को फुलफिल ना करे। ऐसे भी गैपिंग देखने को मिलते हैं, तो इन्हें आप याद कर जाएंगे। माई फैमिली मेंबर्स आपको नहीं कहना है, आपको कहना है द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। विद हार्ट एंड सोल आपको नहीं कहना है, आपको कहना है हार्ट एंड सोल। विद बैग एंड बैगेज ना कहें, आप कहें बैग एंड बैगेज। फूडिंग एंड लॉजिंग आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे फूड एंड लॉजिंग। कंसर्ट हस्बैंड एंड वाइफ, शासक या शासिका इसका अर्थ होता है, इसके साथ आप हस्बैंड या वाइफ न लगाएं, ओनली कंसर्ट। कजन ब्रदर या सिस्टर न लिखें, केवल कजन लिखें। चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा, भाई या बहन दोनों को ही कजन व्यक्त कर लेता है, नहीं जरूरत है इसमें ब्रदर की और सिस्टर की। पासिंग मार्क्स नहीं कहना है, आपको कहना है पास मार्क्स। फाइनल कंक्लूजन नहीं कहना है, आपको कहना है कंक्लूजन। टीचिंग लाइन न कहें, आप कहें टीचिंग प्रोफेशन। अपलिफ्टमेंट से बचें, आप कहें अपलिफ्ट। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश अपलिफ्टमेंट को सही मानता है और कई जगह आप देखेंगे आपको अपलिफ्टमेंट शब्द मिलेगा, स्टैंडर्ड ग्रामर गलत मानता है, इसलिए बचना चाहिए हमें अपलिफ्टमेंट कहने से। उत्थान अर्थ होता है, आप अपलिफ्ट लिखें। लेक्चररशिप ना लिखें, आप लिखें लेक्चरशिप। फ्रीशिप ना लिखें, न बोलें, आप कहें फ्री स्टूडेंटशिप। माई बुआ नहीं कहेंगे, माई सन। माई बुआ क्या, माई सन आपको कहना होगा ब्रिटिश इंग्लिश में। इनमें से कई अमेरिकन इंग्लिश में करेक्ट हो जाएंगे। माई गर्ल ना कहें, आप माई डॉटर कहें। कॉन्सेंसस ओपिनियन यानी सर्वसम्मति, सबकी सहमति, ना कहें ओपिनियन, ओनली कॉन्सेंसस एनफ है उस सेंस को व्यक्त कर देने के लिए। कॉवर्ड मैन ना कहें, आप कहें कॉवर्ड। सेंड वर्ड्स संवाद भेजना, लोग खूब यूज करते हैं इसको, बिल्कुल ना कहें, आप कहें सेंड वर्ड। लिंकिंग रोड नहीं, लिंक रोड। वैसे ही लिंकिंग लैंग्वेज नहीं, लिंक लैंग्वेज। कॉमन इंटरेस्ट ना कहें, म्यूचुअल इंटरेस्ट। इंग्लिश टीचर ना कहें, अमेरिकन इंग्लिश में तो सही है, अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार इंग्लिश टीचर बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश इसे गलत मानता है। ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश टीचर का मतलब हो जाएगा द टीचर हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड। भले ही वो फिजिक्स के टीचर हो, भले ही वो केमिस्ट्री के टीचर हो, भले ही वो बायोलॉजी के टीचर हो, ज्योग्राफी के टीचर हो, लेकिन अगर वो बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से तो उन्हें हम इंग्लिश टीचर कहेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। मैंने पहले ही बोला है अमेरिकन में सही है यह, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अमेरिकन इंग्लिश को नहीं मानता, उसमें सिर्फ आपको जरूरत होती है ब्रिटिश इंग्लिश की। नेक्स्ट, कीप वर्ड्स न कहें, वचन निभाना। कीप वर्ड आपको बोलना होगा। बोर्डिंग सिर्फ न बोलें, बोर्डिंग स्कूल बोलें या बोर्डिंग हाउस आप बोलें। बर्थ डेट नहीं, डेट ऑफ बर्थ। बैठने के जगह को यानी सीट के लिए प्लेस का प्रयोग न करें, सीट के लिए या तो सीट लिखें या रूम लिखें। ब्लंडर मिस्टेक, भारी गलती के लिए न लिखें, आप ब्लंडर लिखें, यही काफी है भारी गलती के लिए। पेइंग जॉब नहीं, पेड जॉब। पेइंग जॉब नहीं, पेड जॉब। तो ये 26 मिस्टेक्स हम रोज करते हैं अपनी दिनचर्या में, अंग्रेजी लिखते समय, अंग्रेजी बोलते समय। आइए इन पे एग्जाम्पल्स देखते हैं 26। मैं कुछ सॉल्व कर दूंगा, बाकी को आप करेंगे। नंबर 1, माई फैमिली मेंबर्स आर कमिंग टुमारो। अमेरिकन इंग्लिश इसे सही मानता है, कहेगा बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। माई फैमिली मेंबर्स आर कमिंग टुमारो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आपको कहना होगा द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। अब अकॉर्डिंग टू नीड आप माई, योर, हिज, हर लिख सकते हैं। ही वॉक्ड विद हार्ट एंड सोल फॉर सक्सेस। तो हार्ट एंड सोल के पहले विथ की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे हटा देने से सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। द रेफ्यूजीज लेफ्ट द विलेज विथ बैग एंड बैगेज। रेफ्यूजीज गांव
छोड़ कर चले गए, बैग एंड बैगेज के साथ हिंदी में कह लेते हैं, लेकिन विथ यहाँ सुपरफ्लूअस है, इसकी जरूरत नहीं है। द होटल प्रोवाइड्स फूडिंग एंड लॉजिंग, ना कहें फूडिंग एंड लॉजिंग, आपको कहना होगा फूड एंड लॉजिंग। She came to the party with her consort husband. With her consort ही enough है, husband की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप सॉल्व करेंगे। 17, 22 एंड 26 ये सभी क्वेश्चंस जो हैं डिपेंड कर रहे हैं वो जो 26 यूजेस मैंने शुरू में बताया है स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस के अंतर्गत उन पर, तो आप उन्हें याद कर लें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ही इज लुकिंग फॉर अ पेइंग जॉब, नहीं होगा पेइंग जॉब, ही इज लुकिंग फॉर अ पेड जॉब, ही इज लुकिंग फॉर अ पेड जॉब। ऐसे ही आपको जो है इन्हें सही कर लेना है। देयर इज नो प्लेस फॉर मी टू सिट इन दिस रूम, इस रूम में बैठने के लिए, तो देयर इज नो प्लेस फॉर मी, यहां आप लिखें स्पेस या आप रूम। अब इस रूम का अर्थ जगह होगा और इस रूम का अर्थ कमरा होगा, ध्यान रहे। रूम मीन्स जगह, बैठने के जगह को रूम कहते हैं, रूम मीन्स कमरा भी। बाकी क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में आपने दो चीज सीखा, फंक्शन ऑफ नाउन या इसे ही हम कहते हैं यूज ऑफ नाउन, और सेकंड चीज आपने सीखा स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस यूजेस ऑफ नाउन। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। नाउन फुल्ली कंप्लीट हुआ, आपने पढ़ा नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस, फंक्शन ऑफ नाउन एंड स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस यूजेस ऑफ नाउन, यानी नाउन फुल्ली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, काफी डिटेल में पढ़ेंगे और प्रोनाउन से संबंधित सभी क्वेश्चंस प्रोनाउन के कॉम्प्लीशन पर आप आसानी से बनाने लगेंगे। अब जितने क्वेश्चंस ऐप में दिए हुए हैं उन्हें आप सॉल्व कर ही जाएं, नाउन के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर जाएं। नाउन में कम से कम 300 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 300। इन 300 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है, कुछ नंबर में है, कुछ केस में है और कुछ कंबाइंड रूप से हैं। इन सबको सॉल्व करके तब आप प्रोनाउन पढ़ना शुरू करेंगे। तो विद दैट इट इज ओवर, नाइस डे।